हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका फिजिक्स का टीचर सर आमिर। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कस किया था दैट वाज अबाउट द साइंस, जो डेफिनेशन थी साइंस की ब्रांचेस को डिस्कस किया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के जो डेफिनेशंस थी उनको डिस्कस किया था। स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मीन्स दैट कि आप अगर साइंस की ब्रांचेस को स्पेसिफाई कर दें तो आप किस किस को मेन ब्रांचेस को करेंगे जो कि आप साइंस के अंदर मेजॉरिटी पढ़ती है, दैट इज केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। बट इसमें एक जो नंबर है वो आता है, इसमें एक नंबर जो है वो आता है फिजिक्स का, जो कि हम लास्ट टाइम क्लास में पढ़ भी चुके हैं। स्टूडेंट्स, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स की डेफिनेशन आप देख सकते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस that deals with the properties and behavior of matter and energy and interaction between them. स्टूडेंट्स, अगर मैंने आपसे कहा था कि हम मैटर को डिस्कस करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, तो वो आती है आपकी केमिस्ट्री के अंदर। यानी आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास कि अगर आप किसी भी मैटर को उठाते हैं, आप उस मैटर को उठाने के बाद, जैसे मैंने इस मार्कर की बात की थी बेटा, आप इस मार्कर को उठाने के बाद अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं, आप इसकी स्ट्रक्चर, इसकी कॉम्पोजिशंस, इनकी जो है कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि इसकी जो खुसूसियात हैं, अगर उनको डिस्कस करते हैं तो ये आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी केमिस्ट्री कि आप इसके अंदर क्या क्या चेंजेस ला सकते हैं। यानी कि अगर आप इसके अंदर कुछ चेंजेस लाते हैं तो वो जो चेंजेस हैं वो आपके आएंगे केमिस्ट्री के अंदर। लेकिन मैंने आपसे एक और बात की थी कि अगर मैं इस मार्कर को थ्रो करता हूं यहां से और सामने वॉल पे पटक देता हूं तो ये मार्कर जाएगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर बाउंस करेगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर मैं इसको पढ़ना शुरू कर दूं कि मार्कर यहां से क्यों गया, मेरे हाथ में ऐसी क्या चीज थी जिसकी वजह से मैंने मार्कर को थ्रो किया, मार्कर नीचे आने के बाद मार्कर ने बाउंस क्यों किया, मार्कर दीवार पर लग के वापिस क्यों आया, मार्कर नीचे क्यों आया। अब मैं अगर इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना शुरू कर दूं तो इसका मतलब मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूं। फिजिक्स के अंदर दो चीजें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, एक मैटर और एक एनर्जी। स्टूडेंट, एनर्जी जो होती है वो एबिलिटी टू डू वर्क होती है, कोई भी काम करने की सलाहियत जो होती है वो एनर्जी होती है। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मैंने मार्कर को जब दीवार पर फेंका था तो मार्कर को दीवार पर फेंकना एक काम था और इस काम को करने की वजह जो बनी वो मेरे अंदर मौजूद एनर्जी थी, मेरे हाथ में एनर्जी थी, मैंने इस पर अप्लाई की, तब जाकर ये मार्कर ने वॉल को हिट किया, उसके बाद बाउंस हुआ और बाउंस पे रिबाउंस बैक हुआ, फिर नीचे जमीन पे गिरने के बाद इसने बाउंसिंग की। तो ये सारी चीजें आती हैं फिजिक्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं कि मैंने मार्कर को यहां पर रखा है, अगर मैं इस मार्कर को यहां से ड्रॉप करता हूं तो ये नीचे चला जाएगा। ये मार्कर नीचे जाने की वजह इसके अंदर एक एनर्जी है, दूसरी ग्रेविटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम मैटर के साथ साथ एनर्जी के रिलेशन को डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी एक फिजिक्स है। इट मीन्स दैट कि मैं सिंपली कहता हूं कि मैं क्लास में आके किसी बच्चों को अगर चमाट मार देता हूं तो उसमें भी कहीं ना कहीं फिजिक्स है। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की सबसे खास बात है केमिस्ट्री से थोड़ा हटकर वो ये है कि फिजिक्स जो है वो डेली लाइफ में आपको हर जगह मिलती है। यानी कि फिजिक्स का मतलब ही, यानी कि मैं आपको बताऊं ना कि आपको हर जगह फिजिक्स मिलती है। यानी इस वक्त हम चल रहे हैं, इसमें फिजिक्स है। हम चलते चलते हमें कोई धक्का देता है, हम अनबैलेंस होकर गिर जाते हैं, इसमें भी फिजिक्स है। पंखा चलता है, इसमें भी फिजिक्स है। अब ये लाइट चल रही है, इसमें भी फिजिक्स है। मैं हाथ हिलाकर बोर्ड पे यूं मारता हूं, इसमें भी फिजिक्स है, आप निकाल सकते हैं फिजिक्स। यानी कि इसका मतलब सिंपली बेटा ये है कि फिजिक्स आप कहीं भी निकाल सकते हैं, डेली लाइफ के अंदर हर जगह फिजिक्स है। यानी मैं आपको कहूं ना कि न्यूटन ने इससे आधी फिजिक्स डिस्क्राइब कर दी कि वो सोया हुआ था एक सेब के दरख्त के नीचे, ऊपर से सेब गिरा, उसके सर पे लगा, उसकी आंख खुली, उसने सोचना शुरू कर दिया कि ये सेब जब ऊपर शाख से टूटा तो ये नीचे क्यों गिरा। इसमें भी फिजिक्स थी, उसने ढूंढ निकाली, जिसे ग्रेविटी कहते हैं। अगर वो सेब की जगह अगर नारियल गिर जाता तो हमें आधी फिजिक्स हमें पढ़नी ही नहीं पड़ती, जान छूट जाती है ना। अब बात दरअसल ये है कि मैं दोबारा बोलता हूं, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर का मतलब ये होता है कि मैं आपको कहता हूं ना कि अगर मैं इस मार्कर को हीट अप करता हूं तो उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर
मैं इस मार्कर को हीट अप करता हूं तो उसका बिहेवियर क्या होगा, भाई ये मेल्ट हो जाएगा, भाई ये थोड़ा नरम हो जाएगा, ये इसका बिहेवियर है। मैं इस मार्कर को क्या करता हूं, मैं इस मार्कर को कूलिंगनेस देता हूं, मैं इस मार्कर को कूल करता हूं, कूलिंग देता हूं, तो इसका बिहेवियर कूलिंग की तरफ क्या होगा। मैं इस मार्कर को तोड़ने की कोशिश करता हूं, उसका बिहेवियर मेरी फोर्स की तरफ क्या होगा। स्टूडेंट, सिंपली मैं आपसे एक बात ये कहूंगा कि बिहेवियर का मतलब होता है, जैसे हम डेली लाइफ में कहते हैं रवैया, जब इस पे हम कोई एक्शन अप्लाई करेंगे तो इसका रिएक्शन जो भी होगा हम कहेंगे वो इसका बिहेवियर है। ठीक है, प्रॉपर्टीज हम डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरी सबसे मेन चीज है जो सबसे आप कह सकते हैं कि इट इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, जो इसकी डेफिनेशन है वो ये कि इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द इंटरेक्शन बिटवीन मैटर एंड एनर्जी। जो एनर्जी और मैटर दोनों के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करें, आप उसे फिजिक्स कहते हैं। आई एम रिपीटिंग, जो एनर्जी और मैटर के बीच में रिलेशनशिप को डिस्कस करे उससे क्या कहते हैं बेटा, उसे फिजिक्स कहते हैं। यानी कि मैं आपसे फिर मुखातिब हूं बेटा कि अगर ये डस्टर है और ये डस्टर में आपको मारता हूं और आपकी तरफ ये डस्टर जा रहा है तो इसमें फिजिक्स है। आपको जाकर लगता है, आपको लगने के बाद ये जमीन पे गिरता है, इसमें भी फिजिक्स है। यानी कि घर में लगी सॉकेट से लेकर रॉकेट तक हर जगह साइंस फिजिक्स है। ठीक है, अब मैं मोटर पानी चढ़ाती है, इसमें भी फिजिक्स है। ठीक है, यानी कि मैं आपको कहता हूं ना कि ऊपर पानी आप चढ़ाते हैं मोटर के जरिए, लेकिन वही पानी वापस जब नल में आता है, टैप में आता है, तो आपको इसके लिए मोटर नहीं चलानी पड़ती। इसमें भी फिजिक्स है, इसमें भी फिजिक्स है, हर जगह फिजिक्स है। तो फिजिक्स आप लोगों ने डिस्कस कर ली। आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, आपने घर में देखा होगा बेटा, ये इलेक्ट्रिसिटी से आप फैंस, ये लाइट्स, ये सब कुछ चल रही है, ये भी फिजिक्स है। ठीक है, ये भी फिजिक्स है। गाड़ी चलती है, कैसे चलती है, कैसे टायर घूमते हैं, गाड़ी आगे की तरफ जाती है, तो ये भी फिजिक्स है। यानी कि अभी हम ये सब कुछ पढ़ेंगे कि फिजिक्स की ब्रांचेस क्या हैं, यानी फिजिक्स को फर्दर किन डिपार्टमेंट्स में, किन चीजों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में बेटा बात आती है मैकेनिक्स की। मैकेनिक्स में आप उन तमाम चीजों को पढ़ते हैं जो मोशन। देखिए बेटा, दुनिया में ना दो चीजों को आपको पता होना चाहिए, रेस्ट मोशन। रेस्ट का मतलब यह होता है जब कोई चीज किसी रेफरेंस से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, उससे रेस्ट कहते हैं। सर आपने एक वर्ड यूज किया, रेफरेंस से अपनी पोजीशन चेंज ना कर रही हो, तो उसे रेस्ट कहते हैं। अभी मैं आपको मिसाल ये देता हूं, मैं यहां पर खड़ा हूं, आप देखें मैं अपने इर्द गिर्द के सराउंडिंग के, मैं अपने एनवायरमेंट के, इसके लिए सराउंडिंग के लिहाज से आई एम नॉट चेंजिंग माई पोजीशन, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। इसका मतलब यह है बेटा मैं रेस्ट पे। अगर मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा तो इट मींस दैट आई एम एट द रेस्ट, मैं रेस्ट पे हूं। अब आप देखें ये मेरा सराउंडिंग है, अब देखें मैं इसकी लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं, यानी आई एम चेंजिंग माई पोजीशन। जब मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं मोशन में हूं, मैं रेस्ट पे नहीं। अब मैं आपको एक छोटी सी मिसाल ये देता हूं, आप दो दोस्त एक बस में सवार हैं। ये इस बात से मैं आपकी ये दोनों चीजों को डिस्कस कर दूंगा, दोनों फर्स्ट ब्रांचेस जो हैं। आप दो दोस्त हैं, आप बस में सवार एक जगह जा रहे हैं, आप दोनों बस में एक दूसरे के साथ बैठे, आप अपने दोस्त को देखते हैं, आपका दोस्त आपको देख रहे हैं, आप एक दूसरे को अपनी दोस्ती की मोहब्बत भरी निगाहों से देखते हैं, लेकिन आपको वहां याद आ जाती है फिजिक्स। फिर आप सोचते हैं यार ये देखो, ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, ये कब से यहीं बैठा है, मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। अब ये एक दूसरे के लिहाज से दे आर एट रेस्ट, ये दोनों रेस्ट पे, ये दोनों रेस्ट पे, बिकॉज बोथ आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। अपने एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे। अब बात दरअसल ये है बेटा कि अगर ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे तो फिर कैसे। अब इनका आपका एक तीसरा दोस्त नीचे खड़ा है, आप दोनों ने उससे बस से किया हेलो, अब वो नीचे खड़ा है, उसने तो आपको यूं बस से जाते हुए देखा ना। अब उससे जाकर पूछो कि भाई ये दोनों किस स्टेट में थे, वो कहेगा मोशन। क्यों? क्योंकि उसके रेफरेंस से आपने अपनी पोजीशन चेंज की और आपके अपने रेफरेंस से
आप दोनों ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की, आप यहां बैठे हैं, आपका दोस्त यहां बैठे, लेकिन थर्ड पर्सन विच इज आउटसाइड द बस, तो उसने आप दोनों को अपनी पोजीशन चेंज करते हुए देखा। दैट इज वाई उसके रेफरेंस से आप दोनों क्या है बेटा, आप दोनों जो हैं वो मोशन में हैं। तो लेट सपोज यहां पे अगर बात की जाए मैकेनिक्स की, तो मैकेनिक्स में उन तमाम एलिमेंट्स को डिस्कस किया जाता है जो कि मोशन क्रिएट करने की वजह बनते हैं। जैसे फोर्स, लेट सपोज ये डस्टर है, ये आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी दिख रहा होगा, ये डस्टर यहां पड़ा हुआ है। अब ये डस्टर यहीं पड़ा रहेगा, ये कहीं नहीं जाएगा, लेकिन अगर मैं इस पे फोर्स लगाता हूं तो ये अपनी पोजीशन भी चेंज करेगा और एक जगह से दूसरी जगह मूव भी कर जाएगा। इसका मतलब यह है बेटा कि इसकी जो फोर्स पैदा, इसके अंदर जो मोशन क्रिएट की है वो फोर्स के जरिए की गई, ठीक है। इसके अंदर जो मोशन पैदा की गई है वो एक फोर्स के जरिए की गई है। इट मींस दैट कि ये जो डस्टर के अंदर जो भी मोशन आई है वो फोर्स के जरिए आई है, एंड फोर्स इज द एलिमेंट विच इज कॉज ऑफ मोशन, तो वो मैकेनिक्स के अंदर आता है। इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आती हैं जो मोशन क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, या मोशन क्रिएट करने की वजह ये उनका कह सकते हैं कि एलिमेंट होता है, आंसर होता है। काइनेटिक्स में मैकेनिक्स में हम मोशन के जो कॉजेज हैं या मोशन पैदा करने की जो वजूहात हैं, जो एलिमेंट्स हैं, हम उनको डिस्कस करते हैं। लेकिन काइनेटिक्स में भी हम मोशन को डिस्कस करते हैं, लेकिन वहां मोशन को डिस्कस करते हैं, किसकी वजह से मोशन पैदा, यूं समझे मोशन यहां हो गई, मैकेनिक्स में मोशन पैदा कर दी गई कुछ एलिमेंट्स ने। अब उस मोशन को अगर पढ़ना है तो आपको काइनेटिक्स में आना पड़ेगा। कैसे? जैसे भी मैंने डिस्कस किया, विद और विदाउट रेफरेंस, यानी कि अब आपने जो मैंने बताया रेफरेंस के साथ बताया था, आप अगर मोशन को पढ़ना शुरू कर दें, आप अगर मोशन को पढ़ना शुरू कर दें तो इट मींस दैट विद और विदाउट रेफरेंस, तो इसका मतलब आप काइनेटिक्स कर रहे हैं, यानी कि इसमें आप मोशन को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्टूडेंट्स आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी है या बिजली जिसे कहते हैं, आम जबान में इसे बत्ती भी कहा जाता है, कि वो लाइट जाती है ना, तो कहते हैं, वो बुजुर्ग कहते हैं ओ बत्ती गई। तो ये बत्ती जो है, ये लाइट जो है, ये बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी जो है बेटा, ये दरअसल जिन चीजों की वजह से है उनमें एक चीज आती है चार्ज। जैसे कि अगर मैं आपसे एक बात कहूं, आप 9th क्लास की केमिस्ट्री में पढ़ के आए होंगे, नहीं सर हमने 9th क्लास में केमिस्ट्री याद की होगी। अबे भाई जो भी की, इतना तो पता होगा आप लोगों को कि आपके एटम के अंदर एक चार्ज पार्टिकल में से एक चीज होती है इलेक्ट्रॉन। आपके एटम के अंदर चार्ज पार्टिकल्स में से एक चीज ऐसी भी होती है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन, और पुत्र उस इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है और कस में नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? बोलो। नेगेटिव चार्ज होता है। सर हम कैसे बोलें? सर आप तक आवाज नहीं पहुंचेगी हमारी। कोई बात नहीं बेटा, ये सारी कसर आप लोगों ने यहां की निकाल देनी है, मुझे पता है। जितने आज आप खामोश हो, कल उतने यहां बैठ के आप लोग चीख रहे होंगे, ठीक है। इतने भी कोई शरीफ नहीं है आप लोग के, आप लोग इतने ही मासूम और चुप चुप रहेंगे जितने के अभी हैं, है ना। अब बात दरअसल आती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात कर रहे थे। अब इस चार्जेस की वजह से आपके घर में बिजली आती है, इन चार्जेस की वजह से आपके घर में बहुत सारे फैक्टर्स और भी। ऐसा नहीं है कि कोई सुन रहा हो, नहीं सर ऐसा कैसे हो सकता है सिर्फ। भाई एक चीज ये है, इसके अलावा मैग्नेटिज्म है, आगे जाके पढ़ेंगे, बहुत सारी वोल्टेज है, बहुत सारी चीजें, पोटेंशियल है। अब बात दरअसल ये है कि आपने अगर इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल है, अगर इन चार्ज पार्टिकल की स्टडी की, और जब आपने स्टडी की, ये चार्ज पार्टिकल स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में थे, ये चार्जेस रुके हुए थे और आपने इनको स्टडी करना शुरू कर दिया, तो ऐसी फिजिक्स को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स कहते हैं। यानी कि मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, आपके घर में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है ये इन चार्जेस की मरूनी मिन्नत है, और अगर इन चार्जेस को रुके हुए स्टडी करो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, मूविंग स्टेट में करो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जस्ट ये नहीं है, एक बेसिक लेवल पे आपको समझाने के लिए मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। चैप्टर 17 जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, जब ये हालात खत्म हो जाएंगे
आप 17 चैप्टर तक पहुंचेंगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा चैप्टर पढ़ाया जाता है, जिसमें आपको मैग्नेटिज्म इलेक्ट्रिसिटी में जो है वो रिलेशन समझाया जाता है कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में क्या सिमिलैरिटी है, क्या ताल्लुक है, क्या इंटरेक्शन है, ये आपको बताया जाएगा जनाबे वाला जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। तो दो स्टेट्स होती हैं, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक कौन सी होती है बेटा? वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स जिसमें आप चार्जेस को डिस्कस करते हैं, चार्जेस की स्टडी करते हैं, बट इन स्टेट ऑफ रेस्ट, बट इन स्टेट ऑफ रेस्ट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में आप क्या करते हैं? आप मूविंग चार्जेस की स्टडी करते हैं, लेकिन असल चीज ये नहीं है। मैं फिर भी आपको बता रहा हूं, असल चीज ये है, उसके अंदर मैग्नेटिज्म नामी एक चीज है, जो कि देखें अभी मैं ये सारी बातें जो डिस्कस कर रहा हूं, मैं जानता हूं इसमें से कुछ टर्म्स आपको समझ नहीं आ रही, बट ट्रस्ट मी, 2-3 को छोड़कर आपकी सारी जो, बल्कि 2-3 को क्या, एक आध कोई छोड़कर आपका जो है वो पूरा का पूरा सिलेबस है मैट्रिक का। यानी कि मैं आपको बताऊं तो ये आपका चैप्टर 3-4 में आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये चैप्टर 16 है, चैप्टर 17 है, एटॉमिक और न्यूक्लियर चैप्टर 19 है, एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये डिस्कस नहीं की गई ज्यादा। उसके बाद सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स के चैप्टर में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे, प्लाज्मा फिजिक्स नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये आपके सारा चैप्टर, ये आगे जाकर चैप्टर्स में आप इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको याद करने के हवाले से ओवरव्यू दे दूं ताकि आपके ब्रांचेस याद करनी आपको आसान हो जाए, क्योंकि मैं रट्टे पे बिलीव नहीं रखता बेटा। जो बच्चे रट्टा मारते हैं वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते, वो कहीं ना कहीं जाकर फंस जाते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गई, यानी कि इसमें आप क्या पढ़ते हैं? मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी के रिलेशन को पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है एटॉमिक फिजिक्स। स्टूडेंट्स एटॉमिक फिजिक्स में क्या होता है? अगर आप एटॉमिक फिजिक्स को डिस्कस करें तो एटॉमिक फिजिक्स में यही होता है कि एटम की फिजिक्स को पढ़ते हैं, यानी कि जो फिजिक्स है इसको थोड़ा स्मॉल लेवल पे ले जाते हैं। स्मॉल लेवल का मतलब नहीं छोटे लेवल पे, मीन्स दैट जैसे जो माइक्रो टेक्नोलॉजीज होती हैं आप उनकी तरफ इनको ले जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास मैट्रिक प्लीज कीप इन माइंड वन थिंग दैट कि आप एटॉमिक फिजिक्स में एटम के अंदर आने वाले चेंजेस और एटम के अंदर होने वाली फिजिक्स को पढ़ते हैं। आप एटम में आने वाली फिजिक्स को पढ़ते हैं, आप इसमें एटम को डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी एटम में आने वाले चेंजेस, एटम की फिजिक्स जो भी होती है आप उसको डिस्कस करते हैं। एंड आफ्टर दैट आप क्या करेंगे? आप उसके बाद पढ़ेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स आपका जो है वो पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 19। उसमें आप सिर्फ एक ही चीज पढ़ते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में आने वाले चेंजेस को, एटम के न्यूक्लियस में आने वाले चेंजेस को जब आप पढ़ते हैं तो इट मींस दैट कि आप पढ़ रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स। इसमें आप रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स या न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक मेजर पार्ट है। आप इसके अंदर बेटा वो पढ़ेंगे। हाजा अंडरस्टैंडेबल? ओके सर, समझ आ रही है। तो न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या पढ़ेंगे? एटम होता है, वो तो सबको पता है एटम होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, सर वो भी हमें पता है कि एटम होता है। एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा बस ठीक है, मान लिया आपको आता है, तो क्या आता है भाई? ये आता है कि सबसे बड़ी चीज, सबसे छोटी चीज क्या है इस वक्त? एटम। एटम के अंदर क्या है? न्यूक्लियस। अगर इस पूरे एटम के चेंजेस को पढ़ें तो एटॉमिक फिजिक्स, और अगर सिर्फ इस न्यूक्लियस के चेंजेस को डिस्कस करना शुरू कर दें तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिजिक्स। आई एम रिपीटिंग, अगर आप न्यूक्लियस में आने वाले चेंजेस और न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से आने वाले चेंजेस को पढ़ते हैं तो इसमें आप पढ़ते हैं फिजिक्स। ये जो बॉम्ब बनते हैं ना भाई, ये जो एटॉमिक बॉम्ब बनते हैं जिनकी वजह से हर मुल्क इतरा रहा होता है कि वी आर एटॉमिक पावर, तो बेटा वो जो है वो सारा एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स, इन दो फिजिक्स की मरहूनी मिन्नत आज आपके पास तबाही का एक बहुत बड़ा सामान है, जिसे आप एटॉमिक बॉम्ब कहते हैं, जिसे आप न्यूक्लियर बॉम्ब्स कहते हैं। ये सब इन दोनों फिजिक्स की वजह से आई हैं। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि जो एटम बम है, यानी एटॉमिक बॉम्ब और आपके न्यूक्लियर वेपन्स जितने भी हैं वो इन दो फिजिक्स की वजह से आई हैं। यानी कि ये अच्छी नहीं है ना? हाँ ठीक है, सही कहा, क्योंकि लेकिन ये आजकल जरूरी हो चुका है।
अब बात आती है एस्ट्रोफिजिक्स। बचपन में जब आप छोटे छोटे होते हैं आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने का वो शौक होता है, हम खला में जाएंगे, खलाई मखलूको, इतना आसान नहीं होता, बहुत पढ़ना पड़ता है। हम खला में जाएंगे, खला में जाएंगे, जाओ खला में, पढ़ना पड़ता है भाई उसके लिए। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या करेंगे बेटा, एस्ट्रोफिजिक्स में ये पढ़ते हैं जो हेवनली बॉडीज होती हैं, यानी जो प्लैनेट्स होते हैं, आप ऊपर जाते हैं। अब ये जमीन तो सिर्फ है नहीं, जमीन से बड़े बड़े छोटे छोटे प्लैनेट्स भी हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ऊपर आपकी जो गैलेक्सी है, मिल्की वेज हैं, इन गैलेक्सीज को जैसे आपके बहुत सारे स्टार्स हैं जिनमें आपके पास आता है मार्स आता है, नेपच्यून आता है, यूरेनस आता है, ये सब जो है प्लूटो, ये सब आपके बाकी प्लैनेट्स हैं अर्थ के अलावा, मरकरी। तो स्टूडेंट्स आप जब इन हेवनली बॉडीज को डिस्कस करते हैं और आप अपने मिल्की वे, आप अपने गैलेक्सी को डिस्कस करते हैं, अर्थ का मून के साथ, मून का अर्थ के साथ, अर्थ का सन के साथ, और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर अगर आप किसी चीज की डिस्कशन करते हैं या आप बाकी किसी चीज को स्टडी करने की कोशिश करते हैं which is related with the heavenly bodies, which is related with the astrophysics, sorry, यानी कि जो आपकी एस्ट्रोफील्ड है, यानी कि जो हेवनली बॉडीज को डिस्कस करते हैं वो आप एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। ठीक है, आपके मुल्क की जो स्पेस एजेंसी है, स्पार्को है, ठीक है, वो इन चीजों पे थोड़ी बहुत रिसर्च करते हैं, वरना माशाल्लाह आपके मुल्क में इन चीजों पे रिसर्च का फुकसान ही रहा है। ठीक है, ये इतना आसान नहीं होता इन चीजों को डिस्कस करना। आपके पास जो दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी है जो कि इन चीजों पे एस्ट्रोफिजिक्स पे काम करती है, वो नासा है अमेरिका के अंदर। इसके बाद स्टूडेंट्स सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, ये इतनी आपको डिटेल में नहीं पढ़ा रहा मैं। ये जो आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, इसमें आप सॉलिड जो होते हैं ना, सॉलिड्स, आप उनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं कि कौन से सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है, इसके स्ट्रक्चर में क्या चेंज करो तो ये क्या बन जाएगा, इसके स्ट्रक्चर में ये चेंज करो तो ये बन जाएगा। यानी कि सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो सॉलिड्स होते हैं आप इनके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। लास्ट जो है वो है आपकी प्लाज्मा फिजिक्स। लास्ट जो है बेटा वो है आपकी प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा फिजिक्स में क्या होता है, प्लाज्मा फिजिक्स में आपने आयंस पढ़े होंगे, यानी कि आपने जो है आपको ये तो पता होगा ना आयंस क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोडियम एटम है, इसके ऊपर चार्ज आ गया, ये आयन है। क्लोरीन एटम, इसके ऊपर चार्ज आ गया, आयन है। तो ये जो आयोनाइज्ड पार्टिकल्स है ना, तो प्लाज्मा फिजिक्स में आप किससे डिस्कस करते हैं, हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को। प्लाज्मा फिजिक्स में आप हाईली आयोनाइज्ड पार्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। यानी कि मैं आपको सिंपल मिसाल ये दे देता हूं, आपके घरों में एलईडी तो होगी ना, उस एलईडी के अंदर थोड़ी बहुत प्लाज्मा फिजिक्स इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका आज का लेक्चर विच वॉज रिलेटेड अबाउट द ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक में इस चैप्टर की बाकी चीजों को डिस्कस करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।